जिन्होंने अपनी ज़मीन इस एयरपोर्ट के लिए दी, और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 98% ज़मीन हमारे हाथ में आई, हमको उसका एक्विजिशन नहीं करना पड़ा, लोगों ने स्वयं स्वेच्छा से ये ज़मीन हमको दी कि इन लोगों के कारण आज हम इसको कर पा रहे हैं। साथ ही मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पर JNPT और हमारे सभी जो किसान हैं उनके लिए संघर्ष किया, वो दीबा पाटिल होंगे या फिर हमारे रामशेठ ठाकुर होंगे, कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की और जिन्होंने ये लैंड एक्विजिशन के लिए बहुत मदद हमको की। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी बहुत मदद की। दो नाम मैं और लेना चाहूँगा। हमारे सिडको के पूर्व में जो प्रमुख रहे संजय भाटिया और अभी के जो प्रमुख है भूषण गगरानी, इन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ये एयरपोर्ट संभव हुआ वो केवल एक व्यक्ति के कारण, और उसका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। इसका कारण है 2000 से लेकर 2015 तक महाराष्ट्र में अपनी सरकार आने तक महाराष्ट्र की सरकार केंद्र की सरकार के पास जाती थी, 8 NOC इसके लिए चाहिए थी। 8 में से एक भी NOC 15 साल में प्राप्त नहीं हुई। हमने केवल आपकी जो प्रगति, जो आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राज्यों के साथ लेते हैं और जिसमें प्रोजेक्ट्स का जायजा लेते हैं, उसमें हमने न्यू मुंबई एयरपोर्ट की 8 परमिशंस के लिए नोटिफाई किया, और जिस दिन आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली उस दिन सुबह तक 8 में से 7 परमिशन हमारे टेबल पर थी। और वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपने पूछा 8वीं परमिशन क्यों नहीं मिली। संबंधित सचिव महोदय ने कहा कि 8वीं परमिशन 8 दिन में देंगे, और 5वें दिन वो परमिशन भी हमको मिली। तो मैं ये मानता हूं कि ये केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हमको मदद की है, अशोक गजपति राजू जी के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी जिस प्रकार से मदद की है, उसके कारण ये संभव हो पाया है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और करीब करीब 60 मिलियन पैसेंजर्स, 6 करोड़ लोगों को हैंडल कर पाएगा। इस प्रकार का ये एयरपोर्ट हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र का GDP ये लगातार बढ़ता है, लेकिन हमारे एयरपोर्ट की कैपेसिटी कम होने से, और मुंबई का एयरपोर्ट जो बहुत एफिशिएंटली रन होता है, फिर भी अब उसमें कोई कैपेसिटी नहीं बची। इसलिए पिछले 5-7 सालों में हमारी GDP की ग्रोथ में एक बड़ा रोड़ा आया था, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह एयरपोर्ट होने से महाराष्ट्र की और मुंबई की GDP में कम से कम 1% का इजाफा केवल ये एयरपोर्ट कर पाएगा। इतनी कैपेसिटी इस एयरपोर्ट की है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये हमने तय किया है दिसंबर 2019 तक, और जो हमारे कंसेशनर्स हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, GVK, उन्होंने भी इस बात को मान्य किया है कि 2019 के दिसंबर तक एक टर्मिनल बिल्डिंग और एक रनवे तैयार करके यहां से पहला विमान उड़ाया जाएगा। और मुझे लगता है जिस प्रकार से लोगों का सहयोग मिल रहा है, ये निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इस MMR रीजन में मुंबई और ये जो हमारी बृहद मुंबई है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हमने लिए हैं। आप ही के आशीर्वाद से इतने बड़े पैमाने पर ट्रांस हार्बर लिंक हम तैयार कर रहे हैं, जो 22 किलोमीटर का देश का सबसे बड़ा सी ब्रिज होगा। आपने उसका भूमि पूजन किया, अब उसका काम हमने शुरू किया है, और मेरा विश्वास है वो सी ब्रिज होने के बाद मुंबई से नई मुंबई के एयरपोर्ट पर आने के लिए 40 मिनट से भी कम समय लगेगा। इतनी बड़ी कनेक्टिविटी उसके माध्यम से हम तैयार कर रहे हैं। साथ ही में मुंबई में करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क हम तैयार कर रहे हैं, और पुराना मुंबई का यानी जो अभी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वहां से लेकर ये एयरपोर्ट तक डेडिकेटेड मेट्रो की कनेक्टिविटी भी हम कर रहे हैं। और माननीय नितिन जी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो सी ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, वो भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक और, चाहे वो कोस्टल रोड हो, चाहे वो बांद्रा वर्सोवा सी लिंक हो, पूरी मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर
आज हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। और मैं आपकी सरकार को, प्रधानमंत्री जी, एक और चीज के लिए बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं कि आपने इस बजट में मुंबई के और मुंबई सबअर्बन के हमारी जो सबसे बड़ी लाइफलाइन है, हमारी जो सबअर्बन रेलवे, हमारी लोकल ट्रेन है, उसके लिए आपने 40,000 करोड़ रुपया इस साल दिया है, जिसके कारण हमारे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से यहां पनवेल तक हम लोग एक एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं। तो उस एलिवेटेड कॉरिडोर के कारण बड़ी तेजी से हम लोग यहां पहुंच पाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे वो जल हो, चाहे भूमि हो, चाहे आकाश हो, सब तरफ बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहां पर हो रहा है। और मेरा विश्वास है कि इसी गति से हम लोग अगर काम करते रहेंगे तो मुंबई के और मुंबई के जो आसपास का इलाका है, जिसको हम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन कहते हैं, इसके लोगों के जीवन में हम लोग सहूलियत ला पाएंगे। मैं आदरणीय गडकरी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आपके हाथों से जेएनपीटी का उन्होंने जो भूमि पूजन लिया था, बहुत ही रिकॉर्ड समय में ये जेएनपीटी का टर्मिनल का काम पूरा हुआ है। और जेएनपीटी का टर्मिनल का काम पूरा होने से भी महाराष्ट्र को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका और गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी प्रकार से केंद्र सरकार का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमको मिलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फडणवीस जी को सुनना अच्छा इसलिए लगता है कि उनका एक एक भाषण नजदीक के भविष्य की रूपरेखा होती है। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, रिलायबल सोर्सेज इन्फॉर्म अस, विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है और जो कि अब एक धारणा बनती जा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री केवल उन परियोजनाओं का ही भूमि पूजन या फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी करते हैं जिस परियोजना में और जिन लोगों में ये मादा हो कि बताई गई समयावधि में वो परियोजना पूरी होगी। और जब वो उस समयावधि में पूरी होती है तो उसका इनॉग्रेशन करने भी वे जरूर आते हैं। और इसीलिए इसी के चलते हमारा उत्साह और भी बढ़ गया है, क्योंकि लग रहा है कि आज नवी मुंबई पर से, पनवेल पर से, मुंबई पर से, महाराष्ट्र पर से एक ग्रहण छूट गया है। यानी those responsible for the implementation, your time starts now। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली, रिमोटली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करें। This is a momentous occasion. Let's celebrate it with a standing ovation. GVK, the ball is in your court. The Sidco video. To keep pace with the progress. Faster and better connectivity to the world at large is the key word to race ahead in development. The financial capital of India, Mumbai, the city that never sleeps, has only one air corridor that is stretched to capacity. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,700 करोड़ रुपए के नवी मुंबई हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। जिस तरह से अभी आप देख पा रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई हवाई अड्डे की आधारशिला रख दी है और इसके साथ साथ महानगर का 21 साल पुराना जो सपना था वो साकार होने की तरफ एक कदम और बढ़ा लिया गया है। तो मुंबई की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए साल 1997 में भी 3,000 करोड़ रुपए से नए हवाई अड्डे को शुरू करने की बात हुई थी। तब भी एक ऐसी योजना बनी थी, लेकिन राजनीतिक, पर्यावरण और फंडिंग के मुद्दों समेत कई कारणों से ये परियोजना जो है वो टलती गई। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बात बोली कि इससे पहले की सरकार जो थी वहां से उन्हें एनओसी मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मोदी सरकार से उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। तमाम एनओसीज मिल गए और उसके बाद
जब बात आई नवी मुंबई एयरपोर्ट की तो सभी एनओसीज जो है वो मिल गए और उसके साथ साथ अब जो ये सपना है हकीकत की तरफ बढ़ रहा है, एक कदम और इसकी ओर बढ़ा लिया गया है। तो आज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 16,700 करोड़ रुपए की विशाल लागत से बनने के और आकार लेने की दिशा में एक कदम और रख लिया गया है। आपको बता दें कि सरकारी सिडको जेवीके ग्रुप द्वारा यह हवाई अड्डा बनाया जाएगा। तो इसके बन जाने से फायदा क्या होगा ये आपको बता देते हैं। इसके बन जाने से मुंबई के छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव जो है वो कम हो जाएगा। अगर आज की बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। था कि 30 महीने के अंदर ये पूरा होगा और आज 28 महीनों में दिस इज द लार्जेस्ट एफडीआई बाय पीएसए पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी ऑफ 4,971 करोड़ और वो रिकॉर्ड समय में 28 महीनों में पूरा हो गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस कंटेनर टर्मिनल के लोकार्पण करना सहर्ष स्वीकार किया है। गगनभेदी तालियों से जेएनपीटी का अभिनंदन और आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कि आप रिमोटली जेएनपीटी के 4th कंटेनर टर्मिनल का लोकार्पण करें। द जेएनपीटी वीडियो प्लीज। जेएनपीटी भारत का नंबर 1 कंटेनर पोर्ट जिसने भारत की आधारिक संरचना के विकास में गौरवान्वित स्थान प्राप्त किया है। सागरमाला परियोजना के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम संपूर्ण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने में निरंतर प्रयासरत हैं। कार्गो वृद्धि के संरक्षण की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए हम 4थे कंटेनर टर्मिनल के विकास को आकार देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। वर्ष 2015 में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के उद्घाटन समारोह के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए वादे पर खरा उतरते हुए चरण 1 का कार्य रिकॉर्ड समय पर पूरा किया जा चुका है। कि हम तो एम चेजर हैं, हम लक्ष्य का पीछे करने वाले लोग हैं और लक्ष्य प्राप्त करके रहते हैं। और इसलिए हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं समय सीमा में पार करने के लिए रोड मैप तैयार करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं ताकि देश को मुसीबतों से मुक्ति दिलाने की दिशा में कुछ हम भी योगदान दें। इस विशाल टर्मिनल को सिंगापुर के पीएसए इंटरनेशनल की सहायक कंपनी भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स द्वारा पीपीपी मोड में विकसित किया गया है। चरण 1 संचालन शुरू करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है और जेएनपीटी 100 लाख टीईयू क्लब में प्रवेश करने और इस बंदरगाह पर दुनिया का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब देवी और सज्जनों, सालों से, पुरखों से, सदियों से सुना जाता रहा है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन हम हिंदुस्तानी ये गर्व से कहते हैं मिलता है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, विनम्र फिर भी स्वाभिमानी। देवी और सज्जनों, भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपके संबोधन के हम प्रार्थी हैं। बंधू भगिनी सर्वांना माझा नमस्कार। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या
स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होते आहे, या स्वराज्य भूमीला माझा प्रणाम. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, अशोक गजपति राजू जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान रविंद्र चौहान जी, विधायक श्रीमान प्रशांत ठाकुर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का पर्व है और एक दिन पूर्व आज रायगढ़ जिले में यह अवसर अपने आप में एक सुखद संयोग है. आज दो कार्यक्रमों का मुझे अवसर मिला है. एक हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारत के शिपिंग क्षेत्र को, पोर्ट सेक्टर को और वाटरवे को जिस प्रकार से एक नई चेतना मिली है और उसी के तहत मुंबई में जेएनपीटी के चौथे टर्मिनल का आज लोकार्पण हो रहा है. कई वर्षों से हम शब्द सुनते आए हैं, ग्लोबलाइजेशन, विश्व व्यापार. सुनते तो बहुत सालों से आए हैं, लेकिन ये विश्व व्यापार की संभावनाओं के संबंध में घर में बैठ करके चर्चा करते रहने से हम देश को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते. विश्व व्यापार का लाभ तब होता है कि विश्व के साथ जुड़ने के लिए आपके पास विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो. सामुद्रिक व्यापार उसमें एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है और भारत एक भाग्यवान देश रहा कि सामुद्रिक शक्ति को पहचानने वाले सबसे पहले राजपुरुष, राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज थे और उसी का परिणाम है कि आज महाराष्ट्र में इतने सारे समुद्र से जुड़े हुए किलों की रचना और उसके साथ एक समुद्रिक शक्ति का एहसास. आज जब इतने वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं और जो जेएनपीटी के चौथे टर्मिनल का हम लोकार्पण करते हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे महापुरुष कितने दीर्घदृष्टा हुआ करते थे और कितने लंबे विजन के साथ सोचते थे. अगर विश्व व्यापार में भारत को अपनी जगह बनानी है तो भारत के पास सबसे ज्यादा समुद्रिक मार्ग की शक्ति को अनेक गुना बढ़ाने की जरूरत है. हमारे पोर्ट्स जितनी अधिक मात्रा में डेवलप हो, आधुनिक हो, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम हो और तेज गति से चलने वाले जहाजों की श्रृंखला बढ़े, मिलियंस ऑफ टन हमारा गुड्स
विश्व के बाजार में पहुंचे, और कभी कभी पहुंचने की स्पर्धा होती है। एक बार ऑर्डर तय होने के बाद, आर्थिक कारोबार होने के बाद अगर कम समय में माल पहुंचता है तो खरीदने वाले व्यापारी को मुनाफा होता है। अगर वो देर से पहुंचता है तो उसको घाटा होता है। लेकिन वो तब पहुंचता है कि जब हमारे पोर्ट सेक्टर में उस प्रकार की फैसिलिटी हो। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत हम सिर्फ पोर्ट का ही डेवलपमेंट करना चाहते, ऐसा नहीं है। हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं ताकि हमारे समुद्री तट के 7,500 किलोमीटर का विशाल समुद्र हमारे पास है। हम समुद्री क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की संभावना वाली हमें भौगोलिक रूप से व्यवस्था मिली हुई है। ये हमारे लिए चुनौती है कि हम इसका अवसर कैसे फायदा उठाएं इस अवसर का, और हम अपनी व्यवस्थाओं को उस विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। भारत सरकार ने इस दिशा में बेड़ा उठाया है। दुनिया एनवायरमेंट की चर्चा करती है। एनवायरमेंट की समस्या के समाधान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ट्रांसपोर्टेशन, और उस ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र के अंदर वाटरवे, 100 से ज्यादा वाटरवेज हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और पूरे देश में हमें लगता है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम रेल या रोड के बजाय अगर वाटरवे का उपयोग करें, हमारी नदियों का, हमारे समुद्र तट का, तो हम बहुत ही कम खर्च में चीजों को मुहैया करा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, और एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान करके हम एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें भी अपना सकारात्मक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उन विषयों को लेकर के आप देश में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज नवी मुंबई में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, और देश में आजादी के बाद इतना बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एविएशन सेक्टर का ये सबसे पहला हो रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 20 साल से आपने सुना है, कई चुनाव में इसके वादे किए होंगे, कई विधायक चुन करके आए होंगे इस वादे पर, कई एमपी बनकर के आए होंगे, कई सरकारें बनी होगी, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। और उसका कारण क्या? इसके पीछे सरकार के काम करने के तौर तरीके सबसे बड़ी बात है। 1997 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब इसका सपना देखा गया, उसका विचार किया गया और बात आगे बढ़ी। और जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मुझे और कोई काम है नहीं, खाली आदमी हूं, तो दिन रात यही करता रहता हूं। तो ढूंढते ढूंढते मेरे ध्यान में आया कि सिर्फ नवी मुंबई एयरपोर्ट नहीं, हिंदुस्तान में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे प्रोजेक्ट्स कभी 30 साल पहले घोषणा हुई, फाइल में मंजूरी मिल गई, कभी 20 साल पहले घोषणा हो गई, कभी तो नेताजी ने जाकर के पत्थर भी जड़ दिया, फोटो भी निकलवा दिया, भाषण भी कर दिया, लेकिन वो कागज और फाइल के बाहर प्रोजेक्ट कभी निकला ही नहीं। अब ये थोड़ा चिंता और चौंकावनारी बात थी। तो मैंने एक प्रगति नाम का कार्यक्रम चलाता हूं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ और भारत के सरकार के सभी सचिवों के साथ इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के मैं बैठता हूं और खुद भी उसका मॉनिटरिंग रिव्यू करता हूं। और उसमें जैसे अभी देवेंद्र जी वर्णन कर रहे थे, ये प्रोजेक्ट मेरे सामने आया, कुछ नहीं हुआ था जी, कागज पे था, कल आएगा, कल एक कोई तो बयान देगा, ये तो हमारे समय में हुआ था। ये ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और इसलिए उस प्रगति के तहत सभी डिपार्टमेंट को बिठा करके समस्याओं का समाधान करिए भाई। अगर योजना बनी थी तो उस समय गलती क्यों की? अगर उस समय गलती नहीं की है
तो आज लागू क्यों नहीं किया? सटीक सवालों के द्वारा चीजों को आगे बढ़ा। और आपको जानकर के खुशी होगी, इस प्रगति के मॉनिटरिंग के द्वारा 20-20, 30 साल पुराने लटके हुए, और पुरानी सरकारों का स्वभाव था लटकाना, अटकाना, भटकाना, यही होता रहा। आप हैरान होंगे, करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स जो ऐसे ही लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए पड़े थे, उनको हमने कार्यान्वित किया, धन का प्रबंध किया, और आज तेज गति से वो काम आगे चल रहे हैं। और उसी में ये नवी मुंबई वाला एयरपोर्ट का काम है जी। एविएशन सेक्टर हमारा तेज गति से आगे बढ़ रहा है।